देखिए, तो पहले हमें क्वेश्चन में गिवन क्या था, मैंने हमेशा कहा है उसको ढंग से लिखा करो। तो हमें क्वेश्चन में गिवन था आपकी प्रॉब्लम में कि डाइपोल के एक्सियल लाइन की बात हो रही थी। डाइपोल के एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल्स टू 2pr ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की पावर होल स्क्वायर। अब दो कंडीशन गिवन थी आपको। फर्स्ट कंडीशन गिवन है कि r की वैल्यू है 0.1 मीटर और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 0.025 न्यूटन पर कूलम। यहां से इक्वेशन आ जाएगी। क्या इक्वेशन आई? फर्स्ट 0.025 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर की वैल्यू रख दीजिए 0.1, यहां आ जाएगा 0.1 होल का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आपको गिवन था सेकंड केस। सेकंड केस में आपको क्या गिवन था बेटा? आर दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा 0.002 न्यूटन पर कूलम। नाउ प्लेस द वैल्यू 0.002 equals to 2p 0.2 divided by 4 pi epsilon naught 0.2 whole square minus a square whole square। ये हो गया इक्वेशन 2। और बड़ा सिंपल मेथड, a1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यू गेट द फाइनल आंसर। हम अगर इन दोनों को इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसी बच्चे ने पूछा था, दैट इज बेस्ड ऑन गॉस थ्योरम। प्रॉब्लम बुक तो मुझे ध्यान नहीं, पर 26, क्वेश्चन नंबर 26, एंड द प्रॉब्लम इज सेकंड पार्ट ऑफ द 26 प्रॉब्लम। आई थिंक बुक इज, ये कोई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, अनसोल्ड पेपर में से या एमटीजी में से पूछा गया है। और बच्चे ने जो सॉल्यूशन भेजा उसमें थोड़ी सी गलती करी। क्वेश्चन है, गिवन द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन E is equals to 2xi। E की वैल्यू गिवन है हमारे पास, E is equals to 2xi। तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल, बिल्कुल सही, बिकॉज x is given here। Find the net electric flux through the cube and charge। Find net flux and charge, जैसा कि डायग्राम में दिया है उस क्यूब के लिए। तो इन्होंने डायग्राम दिया था ये, ये ये इन्होंने क्यूब दिया था। बेटा इस क्यूब में ध्यान देने वाली बात क्या थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स एक्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में 2xi। अब x की तरफ है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड Ey, उसकी वैल्यू 0 होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड z दैट इज आल्सो 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें केवल और केवल ये डायरेक्शन देखनी है, कौन सा फेस ट्यूब का फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड से इफेक्टेड होगा। तो एक तो होगा पीछे वाला जो मैंने अभी बनाया, और एक होगा ये।
जैसा कि कई बार मैंने क्यूब लेके दिखाया भी है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहां पर इस वाले फेस पर x की वैल्यू कितनी होगी 0, और इस वाले फेस पर x की वैल्यू गिवन है a। इस वाले पर x इक्वल्स टू a। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट फेस पर, यानी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E1 है और यहां पर है E2। एरिया वेक्टर दोनों के लिए आपको पता है, यहां के लिए कितना होगा अपोजिट दिस वन एरिया वेक्टर, और यहां के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी ये ए। तो सबसे पहले निकालते हैं फ्लक्स पाई वन दैट इज इक्वल्स टू E1 डॉट ए वन, आई राइट इट एज A1 है 2। दोनों के बीच का एंगल कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, एरिया वेक्टर की ये, दोनों के बीच एंगल है 180 का, यानी E1 A1 की वैल्यू हो जाएगी, अगर ये साइड ए ये भी ए, तो हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस 180। कॉस 180 को क्या लिखते हैं -1, और ई की वैल्यू कितनी है 2x। x की वैल्यू बेटा यहां पर कितनी है 0। अब x की वैल्यू 0 रखेंगे, इट मींस φ1 की वैल्यू कितनी आ गई 0। हियर φ1 बिकम्स 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब देखते हैं φ2 की वैल्यू कितनी आएगी। φ2 के लिए आप सेकेंड स्पेस को ले लीजिए इसको, एंड φ2 बिकम्स E2 डॉट A2 cos 0। E2 की वैल्यू क्या है 2x, A2 की वैल्यू हो गई a स्क्वायर, cos 0 की वैल्यू थी 1। अब x की जगह यहां पर क्या लिख सकते हैं हम a, तो नाउ φ2 बिकम्स 2a क्यूब ओनली न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपके पास बेटा φ1 आ गया 0, φ2 आ गया 2a क्यूब। नाउ नेट फ्लक्स ये कितना हो जाएगा φ1 प्लस φ2, दैट इज 2a क्यूब न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। एक आंसर आपका आया ये। दूसरा निकालना है चार्ज, तो बाय गॉस थ्योरम हम क्या कर सकते हैं, चार्ज इज इक्वल्स टू हम लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। आंसर Q इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट कूलम। ये दो आंसर आ गए। यही गलती करी थी छोटी सी आपने, और कोई नहीं करी, कि आप उसी क्वेश्चन को यहां से स्टार्ट करने की जगह यहां से कर दिए, यानी ए की वैल्यू दोनों फेस पर आ गई, एक पर ए दूसरे पर 2a। इसके अलावा मेरे पास कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से नहीं पूछी गई। एक मैंने कहा था आज मैं कंटिन्यूस प्रॉब्लम का वो पार्ट कराऊंगा जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम होगी, दैट इज बेसिकली डिपेंड ऑन कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस प्रॉब्लम में थोड़ा सा इंटीग्रेशन फालतू लगा हुआ है, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हाँ जी, ये वाली प्रॉब्लम ठीक है। द प्रॉब्लम इज, इन्होंने कहा था कि एक क्यूब है जो कि एक्स वाई जेड पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर, जो डायग्राम में आपको दिख रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2xi। इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार चेंज हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज विद डिस्टेंस। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है तो यहां पर अलग होगी इसकी वैल्यू, यहां पर अलग होगी।
हम देख रहे हो केवल एक ही डायरेक्शन में, लाइक क्यूब यहाँ पर रखा हुआ है, हमारा जो डायरेक्शन है वो इस तरह से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उस क्यूब का दो फेस काम करेंगे, एक हम मेरी तरफ जो होगा और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आगे की तरफ जो होगा। तो उन दोनों ही केस में मुझे केवल क्यूब के फेस को देखना है। लाइक दिस, मैंने क्यूब ले लिया, एक फेस मेरी तरफ ये हो गया जो मेरी तरफ है ये वाला, दूसरा के फेस है ये सामने की तरफ है। इसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ आएगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इसका एरिया वेक्टर भी इधर ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है। डिफरेंस क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर फेस पर, यानी यहां पर डिफरेंट है और यहां पर डिफरेंट। दिस इज कॉल्ड x इक्वल्स टू 0 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन x। और यहां पर x की वैल्यू कितनी है, a, यहां पर x की वैल्यू a है, तो आप a काउंट करेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दोनों जगह अलग अलग हो जाएगी, यहाँ E1 यहाँ E2। E1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है 0। E2 की वैल्यू कितनी हो गई 2a, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है a। ये मेन चीज है यहाँ पर, जिसके कारण सबसे पहले क्या निकाला, φ1 फ्लक्स। φ1 कितना होगा, E1 डॉट A1। अब एरिया वेक्टर इधर है, E1 इधर है, यहाँ पर cos 180 दैट इज -1। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0, φ1 हो जाएगा 0, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड की 0 है पहले फेस पर, तो फ्लक्स भी 0 होगा। सेकंड फेस पर हम देख रहे हैं E2 की वैल्यू है 2a, तो दैट इज 2a, x की जगह पर a आया। एरिया की वैल्यू कितनी है a स्क्वायर, ये कंप्लीट फेस क्यूब का जो एरिया है दोनों तरफ से देखा जाएगा, भाई ये भी a है ये भी a है, तो a स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, सेकंड पॉइंट, एंगल है 0, तो टोटल जो फ्लक्स आया दैट इज 2a क्यूब। नाउ नेक्स्ट, total flux phi1 plus phi2, 0 plus 2a cube, that is becomes 2a cube. And Gauss theorem says total flux is equals to charge upon epsilon naught, means q is equals to epsilon naught into flux. तो हर क्वेश्चन में जो फ्लक्स आता है उसे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। नाउ कल जो हम बात कर रहे थे कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, आज उसकी सेकंड प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम गॉस थ्योरम से बहुत इजीली हम सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए लोग बाग अवॉइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज। द प्रॉब्लम इज फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज straight wire at a distance r from midpoint of y। ये कंडीशन इन्होंने दिया है, ये हम लोग कर चुके हैं बाय द गॉस थ्योरम। अब यहां पर करके देखते हैं, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये इनफाइनाइट लेंथ का एक स्ट्रेट वायर हो गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है O, और मुझे इस सेंटर पॉइंट से r मीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है कि किधर होगा। क्योंकि ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो हम लोग क्या मानते हैं, लेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लैम्डा। और हमने क्या किया, यहां पर एक सबसे पहले जैसे कल किया था रिंग में, यहां पर भी एक एलिमेंट कंसीडर किया एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। कंसीडर
a small element at a distance x from origin. अब इस dx पर कितना चार्ज होगा? केवल इस पर हम कहेंगे चार्ज होगा dq. इस dq की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा इज इक्वल्स टू dq बाई dx. हम लोगों ने पढ़ रखा है. दैट मीन्स dq कितना हो गया? लैम्डा इंटू dx. इक्वेशन नंबर 1. अब इतना जो चार्ज है यहां पर dq, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? अगर ये चार्ज प्लस का है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी, रेडियली आउटवर्ड. दैट इज E1. हल्का सा मैं इरेज कर दिया. E1. Now this E1 is in the random direction, not in vertical, not in horizontal. तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है. मान लीजिए मैंने इस एंगल को दिया थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा. सेम लाइन है. और इस E1 के दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स होंगे. दैट इज E1 cos थीटा और यहां हो जाएगा E1 sin थीटा. नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड due to dq at point P is कितना होगा? dE is equals to चार्ज हो गया dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक की कितनी होगी हिमांशु? हिमांशु, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस? dx से p तक की डिस्टेंस, जबकि हमें पता है o से dx r x है और o से p r है. दीपेश बताएंगे. वेरी गुड. रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो मैंने क्या किया, इसी चीज को लिया और क्योंकि स्क्वायर करना है इसका भी, तो हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओनली. अंडर रूट का स्क्वायर किया वो रूट हट जाएगा. यहां तक क्लियर है? इक्वेशन 2. अब सिमिलर वे में वी हैव टू कंसीडर द सेम एलिमेंट इन द अदर साइड एट द सेम डिस्टेंस. यानी एक्स भी सेम, एलिमेंट भी सेम, दूसरी साइड में भी हो, तो इसका भी यही आएगा E2. और उसके कंपोनेंट भी सेम ही होंगे फिर तो. कंसीडर सेम एलिमेंट at same distance on other side. है बेटा? क्यों नेगेटिव क्यों लोगे? अच्छा, डिस्टेंस नेगेटिव. तो डिस्टेंस नेगेटिव हो चाहे कैसी भी हो, रहेगी तो पॉजिटिव. डिस्प्लेसमेंट के साइन में चेंज होता है बस. तो अदर साइड है, सब कुछ सेम है. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो सेम. अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम हुआ तो इसके कंपोनेंट भी सेम होंगे. d1 cos थीटा, यहां भी E2 cos थीटा और ये हो जाएगा ऊपर E1 sin E2 sin थीटा. सो the horizontal components are equal and opposite.
अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इक्वल अपोजिट है तो हम क्या कहेंगे, सिग्मा ई एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0। सिग्मा ई एक्स 0 होगा और वर्टिकल कंपोनेंट एग्जिस्ट करेगा ओनली वर्टिकल कंपोनेंट टेक्स प्लेस। बेटा केवल और केवल वर्टिकल कंपोनेंट यहां पर होगा और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, इंटीग्रेशन ई वाई। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन ई वन इंटीग्रेशन डी ई साइन थीटा। अब वैल्यू रख दीजिए, ई बिकम्स इंटीग्रेशन डी की वैल्यू है डी क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर कुछ भी नहीं बनिए, ये तो हुआ डी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा आपको दिखाई दे रहा है, व्हाट इज साइन थीटा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर कितना हुआ आर, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर अपॉन अंडर द रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और डी क्यू की वैल्यू आप रख सकते हैं यहां पर लैम्डा इंटू dx. So now E becomes R take common, lambda common, 4 pi epsilon naught common, dx over x square plus r square की power 3/2. And this is equation number 3. यहां से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा लिमिट कितनी होंगी, आप देख रहे हो जीरो से यानी ओरिजिन से हम इधर चल रहे हैं और यहां से यहां तक जा रहे हैं इनफाइनाइट से, एक तरफ इनफाइनाइट से दूसरी तरफ इनफाइनाइट जा रहे हो तो लिमिट कितनी होगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। कौन कर सकता है इस इंटीग्रेशन को, फर्स्ट नोट डाउन दिस, देन वी हैव टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। इसका पिक खींच लीजिए, हम लोग फिर इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, थोड़ा मुश्किल है, इस तरह का आज तक नहीं किया। इक्वेशन इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, वैल्यू रख देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बस इतना काम है। हाँ जी रिकॉर्डिंग ऑन है। अब देखिए इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए E इज इक्वल्स टू आर लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमने ले रखा है यहां पर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी dx ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, यही है ना। नो इसे सॉल्व करने के लिए हमें एजम्पशन करना पड़ेगा, मैथमेटिक्स में हम लोग आगे चल के कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं इसे। तो लेट x इज इक्वल्स टू r tan थीटा। ये क्यों माना, मैं इसे कंसीडर करके नीचे सॉल्व करना चाहता हूं और हमें पता है 1 प्लस टेन थीटा बराबर हो जाएगा क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट बिकम्स सेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर इसको रखेंगे, इसको जब डिफरेंशिएट कीजिए dx दैट इज इक्वल्स टू r sec square theta d theta. Now substitute the value of x and dx in equation 2. अब देखिए दोनों की वैल्यू रखेंगे तो E becomes r lambda 4 pi epsilon naught, dx की जगह पर क्या रखोगे r sec square theta d theta।
डिवाइडेड बाय x की जगह पर हमने लिखना है r tan स्क्वायर थीटा x स्क्वायर दैट इज r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर ब्रैकेट से बाहर पावर हो गए 3/2। अब देखो बेटा लिमिट कितनी हो जाएंगी यहाँ पे माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। tan थीटा हम देख रहे हैं जब x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी होगी तो tan थीटा कितना हो जाएगा, सोच के बताओ जरा। if tan theta becomes minus infinity then what is the value of theta? सौरभ, the theta becomes minus infinity, sorry minus pi/2। ऐसे ही जब tan थीटा की वैल्यू प्लस इंफिनिट होगी तो थीटा हो जाएगा प्लस pi/2। so the limit becomes minus pi/2 to pi/2। अब इसमें से r स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए, r लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। r स्क्वायर को बाहर लोगे तो बाहर क्या आएगा, बाहर निकलेगा r स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, केवल r क्यूब बचा, यहां आ जाएगा r क्यूब। दिस बिकम्स r लैम्डा पहले से था हमारा, ये r लैम्डा पहले से ही था ना। अब देखिए ये ऊपर भी एक r है, इसे बाहर ले लीजिए, दिस बिकम्स r स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। नाउ बिकम्स r स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय सेकंड क्यूब थीटा डी। अब ये स्क्वायर थीटा है, इससे इसका क्यूब कैंसिल हो जाएगा एंड द आंसर बिकम सॉल्यूशन बिकम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r सेक थीटा को ऊपर लेके आएंगे कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट है माइनस pi/2 से प्लस pi/2, हर एक में लिमिट है माइनस pi/2 टू प्लस pi/2। अब देखिए cos थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये तो हमें पता है इजीली, हमने सब्स्टिट्यूट किया चेंज किया, इजीली पता है कि cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है sin थीटा। नाउ लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin थीटा और लिमिट रख दीजिए माइनस pi/2 टू pi/2। इंटीग्रेशन जब लिमिट सॉल्व करते हैं तो हम कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट फिल कीजिए sin pi/2 माइनस लोअर लिमिट फिल कीजिए sin माइनस pi/2। दिस कैन बी रिटन एज लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r sin pi/2 की वैल्यू 1 माइनस माइनस pi/2 की वैल्यू 1, 1 माइनस माइनस 1 दैट मींस इट बिकम्स 2। तो ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r into 2 एंड द आंसर बिकम, जो आप लोगों को पहले से पता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। गॉस थ्योरम से भी आप लोगों ने किया था, याद हो, हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बनाई थी स्फीयर और फिर इसे सॉल्व किया था। आज हमने किया इसे इंटीग्रेशन मेथड से सरफेस चार्ज डेंसिटी को लेते हुए। तो अब आप लोग बताइए कौन सा ज्यादा इजी था। बिल्कुल, इसीलिए गॉस थ्योरम को हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि गॉसियन सरफेस से, गॉस थ्योरम से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पेपर में कभी भी 90% चांस होते हैं कि ये लिखा नहीं आता कि यू हैव टू सॉल्व या फाइंड आउट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट गॉस थ्योरम, लेकिन ये मेथड बताया क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है जब आप कहीं पे अप्लाई करते हो कि भाई बिना गॉस थ्योरम के बताओ वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। तो दिस इज द मेथड व्हिच इज नोन एज कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। रिंग वाला कॉन्सेप्ट
वो पेपर में आता है, एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड में। ये वाला बहुत रेयर चांसेस होते हैं, बट आपकी नॉलेज के लिए एक बार एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अब कल की डेट में मैं सिर्फ कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स, कुछ स्पेशल फॉर्मूले जो हमें कंपटीशन के लिए काम आते हैं। ठीक है, आज प्रैक्टिस करना, जिसकी प्रॉब्लम्स होंगी कल और सॉल्व करूंगा, कुछ स्पेशल फॉर्मूले बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। ओके, गुड लक एंड गुड बाय। लीव द क्लास।